आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। हेडलाइंस आज बड़ी मज़ेदार हैं और पहली हेडलाइन है कि हफीज़ शेख साहब को फारिग कर दिया गया है, हमाद अज़हर साहब को वज़ारत ख़जाना का इजाफ़ी कलमदान दे दिया गया है और शिबली फराज के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि उनकी भी मिनिस्ट्री जाने वाली है। और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि अब ये जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान के लोग अवाम इस पर बात भी कर रहे हैं कि हुकूमत शायद हमारे पास वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। पहला सवाल आपके लिए, हफीज़ शेख साहब चले गए, कन्फर्मेशन आ गई, हमाद अज़हर साहब आ गए और अब ये जो रीशफल होना था हमें पहले ही पता था। इमरान खान की हुकूमत और उनका ये स्टाइल है, उन्होंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि हम इसको रीशफल करते रहेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पीडीएम ये कह रही है कि ये हमारी कामयाबी है, मुझे नहीं लगता, आपका क्या ख्याल है सर इस हवाले से? देखिए इरफान, हफीज़ शेख साहब का जाना तो उसी दिन ठहर गया था जिस दिन उनको शिकस्त हो गई थी। उसके बाद उनका वहाँ रहना और उसी पोजीशन पे रहना वो पॉलिटिकली, इसे कहते हैं ना, अनटेनेबल हो गया था, वो चल नहीं सकता था। मगर उनके जाने से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि ये लोग जो बार बार कह रहे हैं, मुस्तकिल कह रहे हैं कि जी आईएमएफ के हवाले कर दिया गया, वो आईएमएफ के आदमी थे, उन्होंने इम्पोर्टेड आईएमएफ के बंदे भेजे थे और उनको लगाया और वो सब चला रहे थे। गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं था, गवर्नमेंट कुछ कह नहीं सकती थी उनसे, वो किसी की सुनते नहीं थे। अब वो जा रहे हैं तो आईएमएफ वालों का क्या रिएक्शन होगा? मुझे तो इस बात पे सोच के हंसी आ रही है कि जी आईएमएफ वाले कहेंगे कि जी आपका प्रोग्राम बंद, क्या ऐसा तो नहीं होगा? कोई ना होगा, ना हो सकता है। तो ये जो लोग जो ढोल बजा रहे थे कि जी ये आईएमएफ के बंदे को लगा दिया इन्होंने ला के, तो वो अब सर पीटे अपना बजाय ढोल के। मगर ये कि शेख साहब ने जाना था, लेकिन हो सकता है शेख साहब किसी न किसी कैपेसिटी में प्राइवेट एडवाइजरी या कुछ और एडवाइजरी या किसी और तरीके से वो रहे अटैच। अभी ये कोई क्लियर नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ के क्या बिल्कुल ही वापस जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, या कुछ करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ वो करेंगे, तो उनका तो अभी है। और दूसरा, हमाद अज़हर साहब जो उनकी जगह आ रहे हैं, वो उन्होंने एक यानी ही इज़ ए न्यू कमर और यंग ब्लड है, और पिछले 1-2 साल में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है एज ए मिनिस्टर भी और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी। आपको याद हो कि उन्होंने बजट भी शायद मेरे ख्याल पेश किया था, क्योंकि ये शेख साहब पेश नहीं कर सकते थे टेक्निकली या उसमें, तो वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और वो अब उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो वो फिर मेरा ख्याल देखें जब तक फाइनल कोई मिनिस्टर नहीं आता तो वो चलाएंगे, और मेरा ख्याल है बेहतर ही चलाएंगे, क्योंकि अब बजट भी आने वाला है, तो बजट वगैरह तो वो ही पेश करेंगे शायद, और ये बेहतर चीज़। मगर इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये गवर्नमेंट अपने फैसले खुद कर रही है, ये कोई आईएमएफ वगैरह इतनी माइन्यूट माइक्रो मैनेजिंग नहीं करते जो लोग कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हुकूमत अपने फैसले कर रही है और पीडीएम इसका बिला वजह क्रेडिट ले रही है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके प्रेशर पर गए हैं। शिबली फराज साहब के हवाले से भी इतला सर आ रही है। जी, शिबली फराज साहब के बारे में मैंने भी कुछ टिकर देखे हैं, कुछ सोर्सेज से खबरें चल रही थी। जो शिबली फराज साहब की मिनिस्ट्री के बारे में, वैसे तो उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन जो सबसे बड़ी यानी शिकायत कह लें या प्रॉब्लम कह लें, या वो ये थी कि वो बड़े शरीफ आदमी हैं। शिबली फराज साहब बहुत शाइस्ता, बहुत शरीफ, वो इन ये जो अपोजिशन के, पीडीएम के ये जो गाली गलौज ब्रिगेड है और मीडिया के, उनके लिए वो बहुत शरीफ आदमी है। वो उनसे लगता ये था कि उनसे वो हैंडल नहीं हो रहा है, या वो शराफत में मारे जा रहे हैं। तो एक दफ़ा मेरी एक्सचेंज भी हो रहा था प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका भी तकरीबन यही ख्याल था कि यहाँ पे कोई ज़रा
कड़क किस्म का, टफ किस्म का बंदा होना चाहिए जो इन लोगों का जवाब इन्हीं की लैंग्वेज में दे, इन्हीं की ज़बान में जवाब दे। फिर ये लोग सीधे होते हैं, वरना ये समझते हैं कि जी ये वीक है तो इसको दबाई जाओ। तो मुझे लगता है कि शिबली फराज साहब कैबिनेट में तो रहेंगे, कोई ना कोई उनको मिनिस्ट्री ज़ाहिर मिलेगी। ही इज ए सेनेटर फ्रॉम KPK। बड़ा इंफॉर्मेशन से हट जाना जो है ना वो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। और अभी आगे चल के मैं उनके बारे में एक किस्सा जब हम सुनाएंगे तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार है। तो वो कैबिनेट में तो रहेंगे, ही इज़ वेरी क्लोज टू इमरान खान। और बाकी अब देखें उनको कौन सी मिनिस्ट्री नई मिलती है और वो कहाँ जाते हैं। सर, शेख साहब ने कहा है जी कि ओपोजिशन के कई टुकड़े हो चुके हैं और मरियम आउट हो गई, हमजा इन हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी भरपूर कोशिश रही कि पंजाब के अंदर वो एक्सेस हासिल कर सके, PDM से ये तो फ़ायदा हुआ कि उन्हें एक्सेस मिल गया है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को कहा था कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना। और अब हमारे ज़रा ये कहते हैं कि दोनों तरफ जो है वो बात मुकम्मल हो चुकी है और कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और शायद अब तहरीक एतमाद भी लाई जाएगी और इस पर बातचीत भी हो रही है। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और मरियम आउट हो चुकी हैं? देखिए, मरियम की पॉलिसी या पॉलिटिक्स या उनका जितना कंट्रोल रहा अब तक नून लीग पे, उन्होंने तो डिज़ास्टर आफ्टर डिज़ास्टर ही देखा है और पार्टी का भी हर तरह से बेड़ा गर्क किया। और इसीलिए आप ज़रा गौर करें, जब तक मरियम कंट्रोल में रही, ना शहबाज शरीफ साहब बोले ना हमजा साहब बोले, वो आराम से जेल में बैठ के बहुत खुश है। वो कहते मुझे वो कोई नहीं, वो बल्कि आए भी नहीं। उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर एक दफ़ा इशू हुए थे उनके कि आ जाए, उन्होंने कहा मैं नहीं आता हूँ जी, आप खुद ही करें ये सारा काम। उसका मतलब ये था कि ही न्यू कि ये खातून जो है ना ये अपना भी बेड़ा गर्क करेंगी और पता नहीं पार्टी को किस हाल में जब जाएंगी तो छोड़ के जाएंगी। देन ही विल वेट फॉर हिज टर्न। तो वो मुझे लगता है कि अब क्योंकि PDM का तितर बितर हो गया है सारा, शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि जी क्या हो गया पता नहीं, कफन दफन हो गया, अभी तो नहीं हुआ खैर। लेकिन ये कि अब पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब ये मिलके कुछ जरा जरदारी साहब की पॉलिटिक्स करेंगे जैसी कि उन्होंने पहले की थी। और उसका मतलब ये है कि मरियम इज़ आउट। एंड मरियम को मैंने पहले भी कहा था, शायद कल ही कहा था कि हर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू गेट आउट ऑफ द कंट्री। तो इस पे ज़रा गौर रखें कि जी वो अब उनको नई कौन सी बीमारी आती है, नई कौन सी सर्जरी उनकी आएगी डॉक्टर्स के हवाले से कि आपको फौरी सर्जरी की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और क्या बहाना बनेगा, क्या एक ड्रामा क्रिएट किया जाएगा कि जी वो चली जाए। अब उनका टारगेट ही ये है कि जी शी हैज़ टू रन, क्योंकि अब पॉलिटिक्स पार्टी में इज़ बीइंग टेकन ओवर बाय शहबाज शरीफ एंड हमजा। पंजाब में अगर वो करेंगे, पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस इनसे बहुत बेहतर होगी और पीपल्स पार्टी विल बी कंफर्टेबल विद देम। तो वो मरियम का तो मेरा ख्याल है काम ख़राब है। और शहबाज शरीफ विल नाउ राइज अप एंड जॉइन हैंड्स विद जरदारी, और गवर्नमेंट को वो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। मगर पार्टी के अंदर जो है ना, इनका जो ग्रुप है वो क्या करेगा, मरियम का ग्रुप जो है क्या वो सरेंडर करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जो इनके जियाले हैं, जो इनके हार्ड लाइनर्स हैं, उनका क्या होगा, बेचारे वो तो यतीम सीर हो जाएंगे। तो देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम से है। वैक्सीन, इसकी कहा जा रहा है कि वैक्सीन सिरे से मौजूद ही नहीं है। लॉकडाउन हो रहा है, कह दिया गया है पाकिस्तान के कुछ शहरों का लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, मेट्रो बस बंद होगी। और ये खबर वैक्सीन के हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। असद उमर साहब का भी बयान आया है। तो सर, ये वैक्सीन की किल्लत है, मौजूद नहीं है? हमने तो सुना था कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन आ गई है, डोजेज मौजूद हैं, सूबे क्या कर रहे हैं? तो सर, आपके पास क्या खबर है सवाल? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे सीरियसली इसको डिस्कस भी करना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि, और इस पे मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बयान भी दिया है कि पाकिस्तान ने अभी तक एक वैक्सीन ऑर्डर नहीं की।
चाइना से पहले मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत गिफ्ट आ गया था, 5 लाख वैक्सीन का या 10 लाख, 1 मिलियन या 500,000, तो वो लगा रहे थे अपने अपने लोगों को, लोगों ने लगा दी। कभी कोई मैंने तो ये भी सुना था कि सिंध में जो बड़े बड़े वडेरे और वो हैं पीपल पार्टी के, उनको डॉक्टरों के और नर्सों के कपड़े पहना के ले गए कि जी ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको वैक्सीनें लग गई। वो तो उस हद तक तो एक फ्री जो चल रहा था, लेकिन एक्चुअली ऑर्डर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई वैक्सीन ऑर्डर नहीं की। और ये सोचना चाहिए, असद उमर साहब बड़े अच्छी तरह वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि वो कुछ पीछे रह गए। असद उमर साहब को कुछ गुस्सा भी मेरा ख्याल है ज़्यादा आने लगा है आजकल। आपको अभी याद होगा कि एक एयरलाइन में जहाज़ पे कुर्सी पे कुछ लड़ाई हो गई थी और वो छोड़ के निकल के चले गए। जहाज़ भी कुछ 30-40 मिनट लेट हो गया। वो किसी और ने उनकी बुकिंग कर ली थी या उनकी जगह कोई और बैठ गया था या कुछ ऐसा मसला हुआ था, तो ही क्रिएटेड अ सीन देयर। ये उनको नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बस ही इज़ अ वेरी सीनियर एंड सोबर गाय, तो वो ठीक है। मगर ये कि इस मसले पे ही हैज़ टू कम आउट विद अ डेफिनेट प्लान, और बड़ा सीरियस प्लान कि जी वैक्सीन आएगी, कब आएगी, कहाँ से आएगी, कौन सी वैक्सीन आएगी, ख़रीदेंगे हम, पैसे हमारे पास है नहीं है, गिफ्ट आएगा, ये सब चीज़ें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप खाली लॉकडाउन करके तो कोरोना को ख़त्म नहीं करेंगे। यू हैव टू वैक्सीनेट पीपल। लोगों को आपने, जो बड़े बड़ों को, सबको तो आपने लगा दी। जरदारी साहब ने भी आज लगवा दी, और बाकी सब जो है इम्पोर्टेंट आम लोगों को वैक्सीन का कोई राइट नहीं है क्या? और गवर्नमेंट का काम है ये। पहले ऐलान हुआ था कि सबको फ्री मिलेगी। अब सुना है कि जी वो 8,000, 9,000 या 4,000 रुपये की वैक्सीन बेच रहे हैं, जो प्राइवेट लोग का कहा गया कि प्राइवेट लोग मंगाएं। तो अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है, और ये मेरे ख्याल है जल्दी क्लियर करना पड़ेगा इनको। मसला हमेशा से शाहीन साहब सीट का ही रहा है, चाहे वो असद उमर की सीट हो, चाहे जहाज़ की सीट हो। अब तो ये कहा जा रहा है कि 2 सीट्स जो है वो बनाई जा रही हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्ट, 2 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। तो ये क्या खबर है सर? देखिए, ये हम आप अपने जो मीडिया के सेक्शन में हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। ये एक नई खबर है कि जी मिनिस्ट्री को स्प्लिट किया जा रहा है, और इसका मतलब खुद गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, मीडिया के लिए क्या होगा। अब इत्तलात और नशरियात, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन को आप अलग रखेंगे और ब्रॉडकास्टिंग को अलग कर देंगे, तो कौन सी मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कौन हैंडल करेगा? ब्रॉडकास्टिंग वाले करेंगे या ये करेंगे? किस तरह करेंगे? किसके पास पैसे होंगे? कौन सा मिनिस्टर? 2 मिनिस्टर हो गए अब, यानी अगर दो स्प्लिट होकर 2 मिनिस्ट्रीज बन गई या 2 सेक्शन बन गए, तो जाहिर है कि फिर 2 इंचार्ज होंगे। अब पैसे गवर्नमेंट के, इश्तिहारात के पैसे जो मीडिया वाले जो देख रहे हैं, जो आंखें फाड़ फाड़ के और हलक खुश्क हो रहा है उनका कि जी ये हमें किस तरफ देखना पड़ेगा? इत्तलात की तरफ देखेंगे या नशरियात की तरफ देखेंगे? हम क्या करेंगे? और हमें पैसे कौन देगा? इश्तिहार कौन देगा? हमारा जो बजट है वो कैसे चले? और इस दौरान में ये भी हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग के लिए ये बड़े बड़े ग्रुप तनख्वाहें देना बंद कर दें लोगों को। कई ग्रुप तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं मीडिया के, तनख्वाहें नहीं दे रहे। हालांकि पैसे वैसे हैं उनके पास, ये नहीं है कि पैसे नहीं है, मगर लोगों को तनख्वाहें नहीं दे रहे। कई जो एंकर बड़े बड़े जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं कि जी पैसे ही नहीं मिल रहे। जो मतलब है कि जो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, जो बाकी लोग तो खैर अपना इधर उधर से अरेंज कर लेते हैं जो भी करते हैं। लेकिन ये कि जो लोग तनख्वाह पे वाकई गुजारा करते हैं वो तो परेशान है कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब इत्तलात वाले उनके मसले का हल करेंगे या नशरियात वाले करेंगे, या ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। और ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में बड़ा एक ख़तरनाक भी हो सकता है, एक डिज़ास्टर भी हो सकता है अगर प्रॉपरली इसको प्लान करके प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया और इसको तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि ये सही हो। और लोग कौन आएंगे? एक तो ये कि नशरियात में तो मेरा ख्याल है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जी अपोजिशन की ज़बान बोलने वाले कोई साहब आएंगे जो उन्हीं की ज़बान में उनको टू एंड फ्रो जो है उन्हीं की ज़बान में करे। वो एक तो टारगेट मेरा ख्याल है वो है कि गवर्नमेंट जो है उनको उनकी ज़बान में जवाब दे।
दूसरा जो है हैंडल वो पब्लिसिटी गवर्नमेंट की है, इनकी प्लान्स जो है, इनकी प्रोजेक्शन है, बहुत ही कम प्रोजेक्शन है। यानी एक साहब मीडिया पे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ ज़फ़र हिलाली साहब हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं वो। उन्होंने बाकायदा अपने जो एंकर से कहा मुझे आप 2 मिनट बोलने दें, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। और फिर 2 मिनट में उन्होंने कोई 25 गवर्नमेंट के सक्सेस स्टोरीज की लिस्ट बयान की कि ये गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए हैं। मीडिया पे कोई बोलता ही नहीं है, ना कोई बताता है, ना मीडिया वाले गवर्नमेंट वाले बताते हैं, ना इंफॉर्मेशन वाले बताते हैं, कोई नहीं बोलता। बस इधर उधर की ये पीडीएम की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई चलती रहती है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और मेरा ख्याल है ये बड़ा रिस्की भी काम है, इसको सोच समझ के करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का। शिबली फराज साहब के हवाले से आप कुछ हमें बता रहे थे और आपने कहा कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, तो सर फिर हो जाए किस्सा निसदी का। जी इरफान, आपने बिल्कुल कहा। शिबली फराज साहब आजकल फिर न्यूज़ में है, क्योंकि आप खबरें आ रही हैं कि जी काबीना में रद्दोबदल हो रहा है और उनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से वो किसी और बड़ी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, या किसी पावर में या कहीं और जा रहे हैं। वो इत्तलात से वो छोड़ रहे हैं। इत्तलात की मिनिस्ट्री में जब वो आए थे तो वो एक बहुत ही कुदरत का, मेरे ख्याल में एक बेहतरीन इनाम या इंतकाम जो भी आप कह लें वो था। उसमें मैंने एक कॉलम भी लिखा था जब वो आए थे, और ये बात है उनके वालिद साहब अहमद फराज से वाबस्ता है ये। और कहानी ये है कि तकरीबन 1973 का, तकरीबन 50 साल होने वाले होंगे, अब तो 48 साल होने वाले होंगे। उस वक्त फराज साहब जो थे, अहमद फराज साहब, पेशावर में नेशनल सेंटर के डायरेक्टर थे, और उनके वज़ीर जो थे इस्लामाबाद में इत्तलात के, वो थे मौलाना कौसर नियाज़ी। भुट्टो साहब की पहली हुकूमत थी। मैं भी पेशावर में काम करता था, तो वहाँ रोज़ उनसे मुलाकात होती थी, गपशप होती थी, इवेंट्स होते थे, मुशायरे होते थे, किताब तकरीबें होती थी, तो वहाँ मिलते थे अक्सर। तो एक तकरीब हुई पेशावर में, एक किताब एक साहब ने लिखी, खातिर साहब उनका नाम था, और उसमें जंगी कैदियों के बारे में जितने शायरों ने जो कुछ लिखा था उसको उन्होंने इकट्ठा किया, और उसकी लॉन्चिंग के लिए मौलाना कौसर नियाज़ी साहब को बुलाया गया। इस्लामाबाद से वो आए सदारत करने, तो फराज साहब को भी बुलाया गया। उन्होंने भी लिखा था, उनकी भी उस किताब में उनकी जो लिखा हुआ था वो शामिल था। कौसर नियाज़ी साहब ने भी लिखा था, वो भी शामिल था। मगर फराज साहब की बात यह है कि वो हमेशा सामने मुंह पे बोलते थे, जिसके भी बोलते, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे फौजी हो, चाहे वजीर हो, जो भी हो। और उसका उन्होंने फिर बहुत खमियाजा भी कई दफ़ा भुगता, मुल्क छोड़ के भी जाना पड़ा। मगर ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात है कि उस तकरीब की जब लॉन्चिंग हुई तो फराज साहब को बुलाया गया, तो फराज साहब ने खड़े होते ही कहा कि ये किताब तो एक खुशामद का पुलंदा है। सब हैरान परेशान लोग, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है शराब का? तो कहने लगे जनाब इस किताब में वज़ीरों की खुशामद की गई है। जो मौलाना कौसर नियाज़ी साहब बैठे थे वहाँ पे, उनकी नज़में पहले सफ़ों में छापी गई थी और फराज साहब की और बाकी शायरों की बाद में छापी गई थी। तो उस पर उन्होंने एतराज़ किया कि उन्होंने ये शायरों की बेइज्जती की गई है, वज़ीरों की खुशामद की गई है, और मैं इसको खुशामद का पुलंदा कहता हूँ। और वो कह के फिर वहाँ से चले गए। मौलाना कौसर नियाज़ी साहब को तो आग लग गई जैसे। वल्लाह, उनका एक पेशावर का जूनियर डायरेक्टर उनके सामने उनको खुशामदी कह के और चला गया। खैर वो बात उस वक्त तो आई गई होगी। मैं भी क्योंकि वहाँ बैठा था, मैंने जाके अपनी खबर रिपोर्ट कर दी। अच्छा, न्यूज़ एजेंसी में मैं था तो खबर पूरे पाकिस्तान में रात को फैल गई, हर अखबार में पहुँच गई। मगर वो हर अखबार में छपी नहीं। एक अखबार था पिंडी का, उसने कहीं उसको या तो मैसेज नहीं मिला या जो भी हुआ, उसने कहा छापते हैं, और उसने छाप दी कि जनाब मौलाना कौसर नियाज़ी को उन्होंने, अहमद फराज साहब ने डांट दिया। वो जो अगले दिन सुबह को ऑर्डर आ गए मौलाना कौसर नियाज़ी साहब के कि इनको सस्पेंड करें,
फराज साहब खड़े खड़े सस्पेंड हो गए। और मेरा जो इदारा था पीपीआई, उस वक्त न्यूज़ एजेंसी, मौज़म अली साहब थे, उनको ऑर्डर आया कि जी इनको निकालें आप नौकरी से, पेशावर से। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सर पेशावर में हमारे एक ही कॉरेस्पॉन्डेंट है और बड़ा सारा एरिया कवर करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा, हमें तो बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं निकाले। उन्होंने कहा अच्छा जी हम निकालते नहीं हैं, हम ऐसा करते हैं कि इनको हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। खैर वो उन्होंने मुझे भेजा कि जी वो बड़े सख्त नाराज़ हैं और ये है वो। मैंने कहा जी मैंने जो रिपोर्ट हुआ था वो रिपोर्ट किया है, अब आपकी जो मर्ज़ी करें। उन्होंने कहा जी आप थोड़े दिन के लिए पिंडी इस्लामाबाद आ जाएँ। अगर ठीक, मैं पिंडी इस्लामाबाद चला गया। फराज साहब सस्पेंड हो गए, कुछ दिन तक तो सस्पेंड रहे। उसके बाद मौलाना साहब की ज़ाहिर है वजारतें आनी जानी है, तो वो चली गई। फराज साहब भी भूल गए इस वाक़े को। और मैं जब वहाँ पिंडी गया तो वहाँ मुझे एक नया पूरा कैनवस जिसे कहते हैं मिला। पेशावर में काम करना और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में काम करना और कैपिटल में काम करना, वो बहुत ही ज़्यादा मौके मिले वहाँ काम करने के। तो मेरा तो कैरियर वहाँ से शुरू हो गया। मगर जो बात मैं कर रहा था इंतकाम की, वो ये थी कि जिस वज़ीर ने शिबली फराज साहब के वालिद को सस्पेंड किया था कि क्योंकि उनके मुंह के ऊपर उन्होंने कह दिया था कि जी ये, हालांकि इसमें कोई मौलाना कौसर नियाज़ी का कसूर नहीं था, जो किताब लिखी थी उनका कसूर होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात की उनको खड़े खड़े सस्पेंड कर दिया गया। और फिर अरसे के बाद उन्हीं का बेटा उसी वजारत पे जाके बैठा। ये कुदरत का आप कह लें इनाम या इंतकाम, जो भी आप कह लें, मगर ये हुआ। और ये ऐसे ही होता है, कुदरत अपना स्कोर जो है ना वो बराबर कर लेती है। इंशाल्लाह फिर दूसरा किस्सा फिर अगले दिन सुनाएंगे आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहीन भाई साहब आपका। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और शाहीन भाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने